नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु ICS के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी बहुत सारी फरमाइशों के बाद आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें डिजिटल नोट्स की ज़्यादा आवश्यकता है या अपने हैंड रिटन नोट्स की ज़्यादा आवश्यकता है, पर लेकिन आज हम यहाँ देखेंगे कि चाहे वो करंट अफेयर्स के नोट्स हो या फिर हमारी NCERT से रिलेटेड नोट्स हो, नोट्स बनाने का एक सही तरीका होना क्या चाहिए, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं कि आज हमें इस पूरे नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया को हमें किस तरीके से चलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, ये आपका A4 साइज का पेपर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझना, बिल्कुल स्टार्ट से समझना कि हमें नोट्स की आवश्यकता क्यों है और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपका A4 साइज पेपर है, इसमें से 2 सवाल निकल कर आते हैं कि नोट्स बनाने की आवश्यकता क्यों और कैसे, राइट। चलो, तो पहली चीज तो हमारे सामने आती है कि नोट्स बनाने की हमें आवश्यकता जरूरी क्यों है। तो क्यों का उत्तर तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब हम कभी एक चैप्टर पढ़ लें, ठीक है, मान लो कि हमने 4 पेज का एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और उस 4 पेज के चैप्टर को हमें वापस 4 पेज में तब्दील नहीं करना, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। हमें इन 4 पेज को हमें कन्वर्ट करना है हमारे शॉर्ट नोट्स बनाकर 1 पेज में। ठीक है, अब ये 1 पेज में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन सी चीजों को हमें छोड़ना है और क्या हम इसे डायग्राम बेसिस पे बनाएंगे, आज इन सारी बातों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में आई थिंक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रही है, तो इसलिए आज मैं आपको आपके DNA से, ठीक है, प्लस आपकी इकोनॉमिक्स की NCERT से मैं आपको नोट्स बना के बताऊंगी कि हमें नोट्स बनाने कैसे हैं। तो पहली चीज तो समझ में आ गई कि जो आपने 4 पेज पढ़े हैं उनके बिल्कुल क्रिप्स नोट्स आपके पास में हैं और वो इसीलिए है ताकि आप अपनी समय की बचत कर पाएं। जाहिर सी बात है, हम ये नोट्स इसलिए बना रहे हैं ना कि जब हमारा पेपर हमारे नज़दीक आ जाएगा तो उस पेपर के बाद हमारे पास ये जो 4 पेज का कन्वर्ट किया हुआ 1 पेज हमारे पास है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर। अब हम थोड़ा इसका और बेसिक एंगल समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 1 पेज में आपने नोट्स बनाए हैं उसके लिए भी सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़रूरी हो जाती हैं कि आप इसको रिवीजन भी करते रहो। जो आपने 1 पेज बनाया है ना नोट्स, इसको आपको रिवीजन भी करते रहना है। जाहिर सी बात है, जब आप रिवीजन करेंगे नहीं तो आपको 10-15 दिन के बाद खुद आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने इस 1 पेज में क्या लिखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तैयार है। पहली बात तो सवाल क्लियर हो गया, क्यों बनाने हैं, ताकि हम समय की बचत करना चाहते हैं, अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं कम टाइम पे, इसलिए हम नोट्स बनाना चाहते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि अब नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना और समझना। ये आपका A4 साइज पेपर है, यहां लिखेंगे आप बेसिक, ठीक है, और यहां लिखेंगे आप अपने करंट अफेयर से संबंधित चीजों के बारे में। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ। ठीक है, अब जो लोग पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपका DNA की फाइल है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस DNA की फाइल में मैंने आपको एक योजना पढ़ाई थी, ठीक है, जिसका नाम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ओके, मैं जस्ट अभी एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि मान लो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, आपके भी कई सारे सवाल होते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो उन करंट अफेयर्स के नोट्स को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो ये हो गया हमारा बेसिक वाला, इसको अभी हम होल्ड पे डालते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के जब हम नोट्स बनाए, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के जब हम नोट्स बनाए, मान लो कोई योजना है, ठीक है, और किसी योजना का फेज 1 खत्म हो गया है और उसका फेज 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हमेशा जब इस तरह की चीजें हो ना, तो क्या करोगे आप, हमेशा एक ऐसा कॉलम बनाओ, बीच में लाइन पटको और सीधा यहाँ लिखो क्या, कि फेज 1 और यहाँ पे लिखो आप फेज 2, सिंपल। ठीक है, अब इस फेज 1 में हम जैसे बात कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, ठीक है, तो 2-3 चीजें लिखो, कब स्टार्ट हुई, कौन सा मंत्रालय है, मैं जो लिख रही हूं जिस तरीके से उसी तरीके से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब चूंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023 में शुरू हुई,
मंत्रालय है गृह मंत्रालय। और ध्यान देना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला वाला जो प्रोग्राम था वो चीन सीमा से लगे गांवों का विकास करना था। उद्देश्य क्या है इसका? अब क्या करना है ना, कहा कि कुछ नहीं, क्या करना है, सिर्फ चीन की जो सीमा है, ठीक है, एरो डालो, गांव का विकास, समझ में आ जाएगा। अब गांव का विकास तो बहुत तरीके से होता है, रोजगार बना के, सड़क निर्माण करके, स्कूल, अस्पताल, हर तरीके से हम इस क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अब क्या आपको ये कब और मंत्रालय यहां पर लिखने की आवश्यकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर हम लिखेंगे, जैसे कि एक चीज और लिख दो, खत्म की बात आई फेज 1 की, तो खत्म हुआ है 2025 और 26 में, ठीक है। अब यहां पर ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ, फेज 2, जाहिर सी बात है स्टार्ट, जाहिर सी बात है, ये तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो। जब खत्म यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 2026 से क्या हुआ, इसका शुरू हुआ। क्या मंत्रालय लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये जो गांव का विकास लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज लिखेंगे जो चेंज हुई है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन कहाँ आ रहा है हमारा, तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है अब वो ये आ रहा है हमारे पास कि हमने इस जो क्षेत्र है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो दूसरा वाला है, इसका हमने एरिया बढ़ा दिया है। पहले हम कहीं ना कहीं चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के, मतलब चीन सीमा से लगे क्षेत्रों के बारे में देख रहे थे। अब कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, इससे संबंधित क्षेत्र को हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उद्देश्य में अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चीन प्लस अन्य क्षेत्रों को हमने क्या किया है, इसके लिए बढ़ा दिया है, चीन प्लस अन्य क्षेत्र। बाकी सारी चीजें वही है, विकास, अवसंरचना निर्माण, सब कुछ। तो जब आपको मैं कहूं अंतर लिखना हो किसी योजना में, तो इस तरीके से चीजें बनाओ, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अभी का देखा चीजें और देखते हैं। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है क्या, डीपीडीपी एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ कि करना क्या है। जैसे कि मान लो आपने ये लिखा डीपीडीपी एक्ट हो गया ये आपका, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करो, चलो यहाँ नहीं, यहाँ देखो, 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यहां पर आप लिख दो शुरू कब हुआ, मंत्रालय, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ाने नहीं बैठ रही हूँ, एक्ट हम पढ़ चुके इसके बारे में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, और यहां लिख दो चर्चा में जो अधिनियम है, चर्चा में जो इससे संबंधित जो धारा है, चर्चा वाली धारा, ठीक है। चर्चा वाली धारा कौन सी, 44, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि मैं कहूँ निजी जानकारी का क्या करना है, हमें निजी जानकारी की सुरक्षा करनी है, ठीक है। सिर्फ की पॉइंट्स लिख रही हूं मैं, निजी जानकारी सुरक्षा, चर्चा करने वाली धारा कौन सी है, तो 44 का ए, ठीक है। शुरुआत की बात करें तो 2023, और मंत्रालय आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एक बार इस मंत्रालय का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, पर लेकिन एक बार आप सर्च कर लेना, पर लेकिन लिखना इसी तरीके से है, ठीक है। ओके, अब वही एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे लिखा और इस तरीके से आप चीज़ों को लिख दो, ठीक है, कि शुरू कब हुई, उद्देश्य क्या है इसके, ठीक है, मंत्रालय, और चर्चा वाली जो धारा है वो कौन सी है, ठीक है। एक ये तरीका है। मेरी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बना के चीज़ों को बनाओ। मान लो आपका एक पेज है, पूरा A4 साइज का अगर ये पेज है, ठीक है, आप अगर यहाँ पर छोटा सा छोटे 2 कॉलम बना के या पेज को बीच में से फोल्ड करके अगर आप बनाते हो, तो आप सोचो जरा कि कितने कम पेज में और कितनी ज़्यादा जानकारी, और स्पष्ट लिखो, भले छोटा अपने जो मैं कहूँ कि आपका फॉन्ट साइज है आपकी राइटिंग का उसको छोटा कर लो, पर लेकिन करो इसी तरीके से। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको योजना का बता दिया कि अगर हमें किसी भी योजना में अंतर बताना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक पे थोड़ा सा हम चलेंगे। मैंने कुछ समय पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, ठीक है, ये वाला देखना। हमने इसमें ये देखा था कि प्राइवेट मेंबर्स बिल ने, ठीक है, उस मेंबर बिल में 2 चीज़ों के बारे में बात करी गई थी। पहली चीज़ थी हमारे सामने जो कि ये था कि हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता लेकर आनी है, और
क्षेत्रीय बेंच को हमने स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले टॉपिक में दो चीजें हमारे पास, बेसिक भी और करंट भी। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो आप मेंस के साथ भी अगर नोट्स बना रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ आप रिवीजन भी कर रहे हो अभी, तो बेसिक की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक में हम ये लिख सकते हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, या फिर उनके बारे में, नियुक्ति नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे न्यायाधीशों के बारे में, है ना। संविधान क्या कहता है, संविधान तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 124 हो गया, 217 हो गया, इस तरीके के साथ साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या क्या कहा गया है। ठीक है, और क्या है न्यायाधीशों से संबंधित, तो न्यायाधीशों से संबंधित है कोलेजियम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं महिला की स्थिति अभी कितनी है, चलो ये तो करंट में आ जाएगा। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली होगी। ठीक है, और क्या है इसमें, और ध्यान दो जरा, संविधान वाला देख लिया हमने, कोलेजियम देख लिया, और फायदे नुकसान तो चलो फिर एक बार एनजेएसी के बारे में यहीं पर या फिर करंट वाले पोर्शन में लिख सकते हो। चलो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब करंट वाले पोर्शन में आ जाता है पहली चीज एनजेएसी, और मैंने आपको इसका संशोधन बताया था 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, 99वां छोटा छोटा लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे, अरे यार संविधान और संशोधन, संविधान संशोधन दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ दो बातें करी गई हैं। पहली बात कौन कौन सी करी गई है, तो पहली कही गई है नियुक्ति में हमें सामाजिक उत्तरदायित्व जो है क्या है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ाना है, प्लस हमें सुप्रीम कोर्ट की क्या करना है, का की कुछ नहीं है, क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार, सिंपल, समझ गए। तो ये जो है कहीं ना कहीं चेंजेस हो सकते हैं, प्लस आपकी ये भविष्य में क्या कर सकते हैं, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो आप इनको आगामी कदम के तौर पर, यानी कि एज अ वे फॉरवर्ड या फिर एज अ निष्कर्ष आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब न्यायाधीश संबंधित जो भी आपको बेसिक बेसिक लग रहा हो सब यहां पर लिखो। मेरी बात सबको समझ में आ गई। तो जहां पर ऐसा कोई टॉपिक होता है जहां बेसिक और करंट दोनों को हम मिलाकर चल रहे हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई और भी उदाहरण आप देख सकते हो आराम से, जैसे आईटी एक्ट जो है वो पुराना है, वही डीपीडीपी जो है कहीं ना कहीं उसके बीच में क्या चल रही है, चीजें अभी क्लैशेस हो रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बेसिक में हम कहीं ना कहीं आईटी एक्ट के बारे में लिख सकते हैं 2005, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डीपीडीपी एक्ट कितने 2023। इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हो पा रहे हैं उन दोनों के बारे में हम लिख देंगे। ठीक है, इसकी धारा 8A, ठीक है, धारा 8 के बारे में हम बता सकते हैं, और वहीं इसमें 44 के बारे में बता सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि दो चीजें आप साथ लेकर चलो अपने। ठीक है, एक तो जैसे मान लो अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ने के बाद आप बेसिक अगर कुछ लिख रहे हो तो यहाँ पर जगह छोड़ो। तो कभी भी जब भी आपको कुछ लगे ऐसा, जैसे कि यार वित्त आयोग है, सबसे सिंपल, ठीक है, इसको छोड़ दो। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले वित्त से संबंधित बंटवारे को लेकर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको वित्त आयोग पढ़ाया था। ठीक है, तो वित्त आयोग में बेसिक में क्या लिख सकते हो, अनुच्छेद लिख दोगे। ठीक है, और मैं कहूँ सदस्य के बारे में, ठीक है, इनका काम क्या होता है, निकाय किस तरह का होता है, सिर्फ एरो डाल के लिखो सामने। ठीक है, और वही हम बात करें चेंजेस में, ठीक है, बदलाव में या फिर चेंजेस की बात करें, तो जाहिर सी बात है पहले जो होता था वो किस आधार पर पैसे बढ़ते थे, जनसंख्या के आधार पर हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर लेकिन अब जो वित्त आयोग के माध्यम से जो वित्त का बंटवारा हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, तो इस वित्त का बंटवारा जो हो रहा है वो एक क्षेत्र की, यानी कि एक राज्य की जीडीपी के आधार पर भी देखा जाएगा, वो किस तरीके से विकास कर रहा है इस आधार पर भी देखा जाएगा, ताकि जो दक्षिण राज्य और उत्तर राज्यों के बीच में हम बैलेंस को बना पाएं। प्लस हम यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से चीजें चली तो क्या हो सकता है, संघीय विकास हो सकता है, संघवाद को बढ़ावा दे सकते हैं हम। ठीक है, संघीय विकास नहीं, इसको हम संघवाद का बढ़ावा लिख देते हैं। ठीक है, बन गए नोट्स, कितना टाइम लग गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दो चीजों में चलाओ, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बेसिक अलग लिखो, करंट अफेयर्स के लिए अलग जगह छोड़ो यहाँ पे। ठीक है,
जब कोई योजना वगैरह लग रही है ऐसी कि चेंजेस आ सकते हैं, तो एक जगह छोड़ के चलो ना साइड में। अगर मान लो कुछ हमें अपडेट करना है नोट्स में, तो हमारे पास एटलीस्ट जगह तो रहेगी। और ये सब कुछ भूल जाओ, का की के ये कुछ मत लगाया करो, सीधे काम की बात लिखा करो। और मेंस आंसर राइटिंग में भी यही करो, ठीक है, क्योंकि वहां भी कोई फालतू चीजें आपसे पढ़ाना नहीं चाहता या फिर लिखवाना नहीं चाहता, और आपके पास समय भी इतना नहीं है ना। तो समय की बचत करो, और फालतू चीजों को लिखने से बेहतर है मुद्दे की बात लिखो, काम की चीज लिखो। समझ गए? और देखो और ज्यादा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, क्या देखा, ये हमने देख लिया। ओके, समझ गए मेरी बात? तो ये तो हो गया किससे संबंधित, अगर करंट अफेयर्स है, करंट प्लस बेसिक से संबंधित है, ठीक है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है, कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम नोट्स कैसे बनाएं, है ना। अब देखो कहाँ है हमारी एनसीईआरटी, ये रही हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। ओके, ओके, ध्यान दो जरा। ये वाली जो एनसीईआरटी है बेसिकली आपको क्या बताना चाह रही है, वैश्वीकरण के बारे में बताना चाह रही है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको बताना चाह रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो चीजें हाईलाइट है उनमें से भी हमें काम का क्या निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में एक ही वस्तु का मूल्य समान है, इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। यहाँ तक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इससे पहले की कहानी थोड़ा सा मुझे बता दो। बेसिकली बात यहाँ पर ये चल रही है कि अब भारत के साथ साथ जो हम अन्य देशों के, है ना, बाजार देख रहे हैं, वो सबके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्ग के तौर पे काम कर सकता है। मार्ग के तौर पे काम मतलब कि जैसे भारत में अगर कोई देश व्यापार करना चाहता है, हमारे लिए भी तो सामने वाले देश में जो व्यापार हो रहा है हमारे लिए भी तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि वहां जाके हम व्यापार कर सकते हैं। तो जब इन सामानों का इस तरीके से लेन देन हम देख रहे हैं, तो उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि जो सभी देश हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वैश्वीकरण होते जा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। और इस वैश्वीकरण के दौर में सामान की संख्या भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आज ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही फोन चला रहे हो और उसको एक ही कंपनी बना रही है, नहीं, समय रहते, टाइम रहते कंपनियों में भी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में भी वृद्धि हो रही है। आज आप मार्केट में जाओगे, एक किस्म का खिलौना लोगे, नहीं तो उसी टाइप के और सस्ते, अच्छे, सुंदर आपको कई सारे खिलौने देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरफ देखा जाए तो ये चीजें तो बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने समझने में, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको एक प्रतिस्पर्धात्मक भी बना रही हैं। पर लेकिन हमेशा जैसा कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि कभी निगेटिव। तो इसमें तो हम वो ऐसा कुछ लगा नहीं लिखने लायक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या कहना चाहता है आप लोगों से, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये पूरी लाइन उठा के लिख दूंगी अगर, तो आपको नहीं लगता कि मैं दूसरी एनसीईआरटी लिखने जा रही हूं? तो हमें उस चीज को बचाव करने के लिए क्या करना है, हमें सिंपल और लिखना है वैश्वीकरण का मतलब क्या है। तो हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या, एक हो गया परस्पर संबंध और दूसरी चीज हो गई तीव्र एकीकरण। बस काम खत्म, नहीं जरूरत इतना कुछ। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, इतना तो आप समझ रहे हो ना। वैश्वीकरण यानी कि जाहिर सी बात है एक अकेला देश तो काम करेगा नहीं, अन्य देश मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें इसमें शामिल हो रही हैं, एक हो गया आसपास एक दूसरे के साथ संबंध और तीव्र एकीकरण, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा वैश्वीकरण। सिंपल सी बात है, समझ गए। और आगे देखो, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और निवेश एवं प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। ये तो दोनों चीजें चली रही हैं। एरो डाल के यहां भी लिख सकते हो कि जब दो देश हैं, ठीक है, तो उनके बीच में किस चीज का आदान प्रदान, तो वस्तु प्लस सेवा प्लस निवेश प्लस प्रौद्योगिकी, ठीक है। आपस में क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कर सकते हो आप, एरो बना के लिखो, ठीक है। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ गए? कितना टाइम लगा और कितनी जगह ली, कुछ भी नहीं। यानी कि एक पेज का एक छोटे से कोने में ये हमारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब और देखो और क्या है, ठीक है।
देखो मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने नहीं बिठा रही हूँ, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि नोट्स बनाना कैसे है। समझ गए? क्लियर है सभी लोगों को बात आ गई समझ में? अब ध्यान दो। देखो प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति का प्रमुख कारण है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी की बहुत उन्नति हुई है, लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत संभव किया है। इसमें हम पहले प्रौद्योगिकी के बारे में लिख चुके हैं, तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है इस चीज को कि जब आप एक चीज नोट्स में लिख चुके हो तो वापस से बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं करना, फालतू की जगह नहीं भरनी है। समझ गए? ओके। और क्या है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण की हम बात करें। अब ध्यान देना, भारत सरकार खिलौने से आयात पर कर लगाती है, ठीक है? तो इसका अर्थ है कि खिलौनों का आयात करना चाहते हैं और इन्हें हम कर देना होगा, उनकी अधिक कीमत चुकानी होगी। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, और अवरोधक इसलिए कहा गया है कि कुछ प्रतिबंध लगता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने व्यापार निवेश पर प्रतिबंध लगाया था, पर लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, कुछ अनिवार्य चीजों पर हमने अनुमति दी और धीरे धीरे हमने अन्य देशों के साथ जुड़ना शुरू किया। भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। प्रतिस्पर्धा देश के उत्पादकों और प्रदर्शन में सुधार होगा, गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधों की काफी हद तक हटा दी जा सकती है और आयात निर्यात सुगमता में किया जा सकता है। कंपनियां या अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया उदारी नाम से जानी जाती है। ये पूरी चीजें जो बताई गई हैं आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहला रही है, तो काम की चीज इसमें खाली ये निकल कर आई है कि हम यहाँ पर देखें उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, वो भी पूरा कुछ भी नहीं लिखना हमें, ठीक है, सिर्फ हमें ये लिखना है अवरोधों और प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। अवरोध प्लस करके प्रतिरोध को हटाना है, हटाने की प्रक्रिया हटाना है, को हटाना है, ठीक है, को हटाना, ठीक है। अब अगर ऐसा लग रहा है अवरोध प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा, बाद में जब आप पढ़ोगे रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर छोटा सा एरो बना के लिख दो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज की, टैरिफ की। अब तो आ जाएगा समझ में, ठीक है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें चलानी है, कम से कम शब्दों में, डायग्राम फॉर्म में, एरो के माध्यम से, प्लस माइनस जितना हो सके उतना डालो, और छोटे से छोटे, ये है सही तरीका छोटे नोट्स बनाने का। मेरी बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ देखने को मिल रहा है क्या? अब जैसे कि मान लो ये WTO है, ठीक है, अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका दे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। क्या ये लिखने की आवश्यकता पड़ेगी? जाहिर सी बात है, WTO है, ऐसा तो नहीं करेगा कि हम व्यापार को अवरुद्ध कर दें, ऑब्वियसली व्यापार को वो उदार ही बनाएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया ये WTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है, और 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसमें खाली ये आप ये लिखो दो तीन चीजें, स्थापना का इसकी कब हुई, ठीक है, 164 ये देश थे, ठीक है, और कुछ ऐसी कंडीशन उस टाइम पे, ठीक है, जब इसको बनाया गया, वो भी 1 2 3 करके, बिल्कुल वन लाइनर, कुछ भी नहीं और इसके अलावा, ठीक है। ओके, कुछ और है क्या इसमें? अब ओके, अब देखो वैश्वीकरण का प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीजें बताता है, ठीक है। यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या कि वैश्वीकरण पर प्रभाव, है ना। अब ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि वैश्वीकरण पर प्रभाव पड़ा, वो दो हिसाब से पड़ा। तो इसमें पहला हिसाब से था गरीब वर्ग, और दूसरा हिसाब है अमीर वर्ग। वर्ग भी मत लिखो, छोड़ो, कौन लिखे वर्ग, है ना। एक है गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, ठीक है। अब जब वैश्वीकरण आया तो अमीर व्यक्तियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, बहुत अधिक लाभ ही लाभ हुआ, ठीक है, पर लेकिन गरीब व्यक्ति जो थे उनको क्या कर दी गई, यहाँ पर उनकी उपेक्षा कर दी गई, ठीक है। माने कि जाहिर सी बात है कंपनियां आई, वैश्वीकरण बढ़ा, बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने अन्य देशों के साथ अपने व्यापार संबंध बनाए, सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर लेकिन इनके अंडर में ये लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उनका उतना अच्छा वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिल पाने की वजह से इनका विकास क्या हुआ, नहीं हो पाया।
अब मैं नई नहीं लिख रही, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्रॉस। 2-3 चीजें समझना, अगर नहीं कहीं पर लिखो तो क्रॉस, अगर कोई चीजें बढ़ रही हैं तो ऐसे बनाओ, कोई चीजें घट रही हैं तो डाउन लिखो, किसी चीज को जोड़कर लिखना है तो प्लस लिखो, ठीक है, आदान प्रदान है तो इस तरह की चीजों को बनाओ। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, इन ट्रिक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने शब्दों की बचत कर सकते हो। फालतू में ये जो चीजें भर जाती है ना आपकी, पुलंदे के पुलंदे हो जाते, इनसे बचो यार, ठीक है। पर लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इस तरीके से नोट्स बनाते हो तो ये मांगते हैं रिवीजन, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तो कोशिश करना कि 15 दिन में 1 पेज 2 पेज जितना हो सके इन सबको आप रिवीजन करते चलो, सबसे जरूरी। समझ गए? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि एनसीईआरटी से हमें नोट्स बनाने भी कैसे हैं, ठीक है। और जो अगर हमारा करंट अफेयर्स आता है, अगर तुलनात्मक तौर पे किसी चीज को लिखना है तो हमें कैसे करना है, बेसिक अगर हम पढ़ रहे हैं उसको हमें करंट से जोड़ना है तो हमें किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो, तो ये थी मेरी आप लोगों की फरमाइश पर एक ये यूपीएससी के शॉर्ट नोट्स बनाने की वीडियो। अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी, ठीक है। अब आप थोड़ी सी ना अपने हिसाब से थोड़ी कोशिश करो और ये मत सोचना कि रातों रात आपको ये चीजें आ जाएंगी। अभी भी जो बचपन से आदत लगी हुई है ना, पिछले 27-28 साल से का की क्यों लिखने की, है ना, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना धीरे धीरे आएगा। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओ और उनको रिवीजन करो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।